18 जून का वह दिन महाराष्ट्र के पुणे से कुछ दूरी पर स्थित लोहागढ़ किले की वह ऊंची चोटी, जहां से देखने पर एक गहरी खाई का एहसास होता है। आसमान में छाई हल्की धुंध और पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई तेज हवा, उसकी सनसनाहट के बीच उस दिन एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक 26 साल का नौजवान जो अपनी जिंदगी के नए और जिम्मेदार पल जीने की तैयारी कर रहा था, जिसके घर में शादी की शहनाइयां बजने वाली थी, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिन आंखों में अपना मुस्तकबिल यानी कि अपना फ्यूचर देख रहा है, वही आंखें उसे हमेशा के लिए दूर करने की तैयारी में लग रही है। वह एक ऐसा धोखा था जो अपनों के लिबास में आया था, और एक ऐसी साजिश जिसकी बुनियाद उसी के पैसे, उसी के भरोसे पर रखी गई थी। लेकिन असल में उस दिन लोहागढ़ किले की उस 400 फीट गहरी खाई के पास जो कुछ हुआ, वह सिर्फ एक हादसा नहीं था। वह एक बहुत ही सोची समझी और ठंडे दिमाग से रची गई कहानी थी, जिसे सुनकर आज भी लोगों का अपनों पर से भरोसा उठ जाता है। यह कहानी है पुणे के एक बेहद रसूखदार और प्रतिष्ठित परिवार के इकलौते चिराग केतन की। विशाल अग्रवाल, यानी कि पूरा नाम है इसका केतन विशाल अग्रवाल। केतन कोई आम लड़का नहीं था। वह सिर्फ महज 26 साल का था, लेकिन उसकी काबिलियत की मिसालें पूरा शहर देता था। उसने अमेरिका के बोस्टन शहर के मशहूर बेप्सन कॉलेज से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की थी, और जब वह अपनी डिग्री लेकर के भारत लौटा तो उसके पिता विशाल अग्रवाल बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि ठीक है, अब हमारा बेटा जो है हमारे बिजनेस में हमारा साथ देगा। पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 600 करोड़ के विशाल साम्राज्य सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर की कुर्सी अपने होनहार बेटे को सौंप दी थी, यानी कि वो 600 करोड़ का मालिक बन चुका था। केतन एक सीधा, समझदार और अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करने वाला लड़का था। उसके पिता अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि उनका बेटा उनके लिए किसी अनमोल रत्न से भी बढ़कर है, उनके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा है, और परिवार में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। दौलत, शोहरत, एक होनहार बेटा, अग्रवाल परिवार के पास खुशियों की कोई कमी नहीं थी। बस अब उन्हें इंतजार था तो केतन की शादी का, ताकि उनके घर के आंगन में एक नई बहू के कदम पड़े और उनका परिवार पूरा हो जाए। और इसी तलाश में सभी रहते हैं। कोई भी बाप अपने बेटे के लिए यही सोचता है कि यार अब मेरा बेटा जो है अपने लायक बन गया है और पैरों पर खड़ा हो गया, तो अब इसकी शादी कर दी जाए। और इसी तलाश में उनकी मुलाकात हुई सिया गोयल के परिवार से। बाहर से देखने में सिया बेहद ही संस्कारी, शांत और मासूम सी लड़की थी। उसकी उम्र महज 20 साल ही थी। अब उसके परिवार ने उसे पुणे के उसी इलाके में एक बेकरी की दुकान खोल दी थी, जिसे वह चलाती थी। अग्रवाल परिवार को सिया की पहली नज़र में ही अपने घर के लिए एकदम सही लड़की लगी। उसने कहा कि भैया ठीक लड़की है। उन्होंने सोचा कि अपने केतन के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। केतन के चाचा और परिवार के बाकी सदस्यों को सिया के परिवार ने बार बार यह भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी बहुत शरीफ है, घरेलू है, और दोनों परिवारों की मान्यता हो गई। सब कुछ हो गया, रजामंदी हो गई। रजामंदी के बाद 11 फरवरी 2026 को बड़े ही धूमधाम से केतन और सिया की सगाई भी कर दी गई। अब सगाई के बाद शादी की तैयारियां ऐसे शुरू हुई जैसे कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो। अग्रवाल परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। शादी के लिए राजस्थान की झीलों का शहर उदयपुर एक बेहतरीन, आलीशान और शाही पैलेस बुक किया गया था। इसकी पूरी शादी का बजट करीब 17 करोड़ रुपए तय किया गया था। मेहमानों को पुणे से उदयपुर ले जाने के लिए 2 प्राइवेट विमानों की बुकिंगें भी हो चुकी थी। केतन अपनी होने के उदयपुर का एक बेहद आलीशान और शाही पैलेस बुक किया गया था। केतन अपनी होने वाली पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वो अपने नए जीवन में सपने सजा रहा था। वो सोच रहा था मेरा नया जीवन जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी कि जिस लड़की के लिए 17 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, उस लड़की के दिमाग में एक अलग ही साजिश चल रही थी। सिया ऊपर से केतन के साथ हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस शादी से खुश नहीं थी। सिया की जिंदगी का एक ऐसा गहरा राज था जिसे उसने अग्रवाल परिवार ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों से बहुत ही होशियारी से छुपा रखा था। वह राज था उसका प्रेमी, जो कि 22 साल का था। उसका नाम था चेतन चौधरी। केतन और चेतन, ये नाम देखने में थोड़ा सा चे और के का ही फर्क है, लेकिन दोस्तों सरनेम थोड़े यहाँ पर अलग है। सरनेम है चौधरी। चेतन चौधरी की एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी, और इत्तेफाक देखिए उसकी यह दुकान उसी APMC मार्केट में थी जहां सिया की बेकरी थी।
दोनों की मुलाकात एक साल पहले इसी बाजार में गहमा गहमी के बीच हुई थी और जल्द ही वे एक दूसरे से बेहद करीब आ गए थे। उनका रिश्ता सिर्फ जान पहचान तक सीमित नहीं था। पुलिस की बात में यह जांच में सच्चाई सामने आई कि वह इतनी हैरान करने वाली थी कि किसी का भी विश्वास डगमगा जाए। सिर्फ एक साल के अंदर सिया और चेतन के बीच 2000 से भी ज्यादा फोन पर बात हुई और उन दोनों ने लगभग 240 घंटे यानी कि लगभग 250 घंटे एक दूसरे से फोन पर गुजारे थे। सिया चेतन के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे केतन की दौलत, उसका भरोसा या उसका रसूख कुछ भी उसको नजर नहीं आ रहा था। केतन को कहीं से इस बात की भनक लग गई थी कि सिया का अतीत में कोई बॉयफ्रेंड था। जब उसने यह बात सिया से पूछी तो सिया ने अपनी मासूमियत का नाटक करते हुए बहुत ही सफाई से झूठ बोल दिया कि उसका रिश्ता टूट चुका है, अब वह उसका उस लड़के से कोई वास्ता नहीं रखती है। सीधे साधे केतन ने अपनी मंगेतर की बातों में आकर इस झूठ को सच मान लिया। उसे लगा कि अब सिया सिर्फ उसी की है, लेकिन सिया के दिमाग में तो कुछ और ही खेल चल रहा था। उसे लगने लगा था कि केतन उसके और चेतन के बीच बहुत बड़ी दीवार बन चुका है। एक कांटा बनकर के केतन जो है वो उभर रहा है। सिया जानती थी कि अगर उसने शादी तोड़ने की बात सीधे सीधे अपने या केतन के घर वालों से कही तो समाज में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। परिवार की इज्जत का सवाल था, इसलिए उसने और उसके प्रेमी चेतन ने मिलकर एक ऐसा रास्ता, बीच का रास्ता अपनाया जिसके बारे में सोचकर किसी भी अच्छे इंसान का विश्वास उठ जाएगा, वो एकदम सिरा उठेगा। उन्होंने तय किया कि वे केतन को ही रास्ते से हटा देंगे। तो जब रास्ते से ही हट जाएगा तो किस बात का कांटा। तो शादी के पहले केतन ने अपने मंगेतर के साथ कुछ हसीन पल बिताने के लिए इंडोनेशिया के खूबसूरत शहर बाली का एक ट्रिप प्लान किया। दोनों के टिकट कट चुके थे, होटल बुक हो चुके थे, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जिस दिन उन्हें उनकी उड़ान भरनी थी, केतन ने खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लिया। 6 तारीख को जब वे लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट की उस तेज रोशनी और गहमागहमी के बीच एक अजीब सी घटना हुई। जब सिक्योरिटी चेक के लिए पासपोर्ट दिखाने की बारी आई तो केतन के बैग से उसका पासपोर्ट गायब था। केतन अपना पूरा बैग छान मारा, एक एक जिप खोल कर देख ली और उसका सारा सामान, क्रेडिट कार्ड, विदेशी मुद्रा, कपड़े, सब कुछ उसी बैग में सुरक्षित था। बस अगर कुछ नहीं था तो वह था उसका पासपोर्ट। केतन बहुत परेशान हो गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर एक पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। उस वक्त सिया उसके बगल में खड़ी होकर उसे सांत्वना देने का नाटक कर रही थी, जबकि असलियत यह थी कि सिया की एक योजना थी। वो योजना को वो चरणबद्ध तरीके से पूरा करना चाहती थी। सिया ने बड़ी चालाकी से केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया था ताकि यह ट्रिप किसी भी कीमत पर रद्द हो जाए। वह नहीं चाहती थी कि वह केतन के साथ अकेले में किसी दूसरे देश में जाए। केतन मायूस होकर एयरपोर्ट से वापस लौट आया और यह सोचकर कि शायद उसकी ही कोई गलती रही होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पासपोर्ट वाली घटना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। सिया और चेतन का असली मकसद तो केतन को रास्ते से हटाना था। इसके लिए उन्होंने पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ किले को चुना। लोहागढ़ किला अपनी खड़ी चढ़ाई और गहरी खाइयों के लिए मशहूर है। वहाँ ऐसी जगह है जहाँ इंसान का संतुलन बिगड़ा तो बचना बिल्कुल भी मुश्किल है। 31 मई को सिया पहली बार केतन को ट्रेकिंग के बहाने लोहागढ़ पर लेके गई। उस दिन उसका इरादा केतन को गिराने का ही था, लेकिन उस दिन वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पकड़े जाने के डर से सिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए और दोनों सही सलामत घर पर वापस लौट आए। मगर सिया एक अलग ही धुन में उलझी हुई थी। उसने 14 जून को फिर से एक योजना बनाई। वह केतन को दोबारा लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए ले गई। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था और किले की एक वीरान जगह पर, जहां कोई आता जाता नहीं था, सिया केतन को बातों में उलझा करके वहां ले गई। वहां पहुंचकर जब केतन का ध्यान पहाड़ियों की खूबसूरती की तरफ था, तब सिया ने पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। केतन संभल नहीं पाया और सीधा खाई की तरफ लुढ़क गया। वह बहुत घबरा गया था और बहुत बड़ा हादसा सामने था। लेकिन किस्मत ने उस दिन केतन का साथ दिया। नीचे जाते वक्त उसका हाथ चट्टान से लटकती हुई एक मजबूत पेड़ की डाली पर पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झाड़ी को पकड़ लिया और वह हवा में झूल रहा था। वह कह रहा था और मतलब बिल्कुल थक गया था और पसीने से भीग रहा था। सिया ऊपर खड़ी है, सब देख रही थी, अंदर ही अंदर परेशान थी कि उसका प्लान कैसे फेल हो गया। जब केतन ने उसे ऊपर देखा तो सिया ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और चीखने चिल्लाने का नाटक शुरू कर दिया। जब केतन ने किसी तरह ऊपर चढ़ा तो थक कर जमीन पर बैठा और सिया ने रोते हुए एक झूठी कहानी कर दी। उसने कहा कि वहां अचानक एक बहुत बड़ा सांप आ गया था, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गई थी और घबराहट में उसका हाथ केतन को लग गया, जिससे वह गिर पड़ा। केतन, जो अभी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर आया था, उसने अपनी मंगेतर की इस मनगढ़ंत कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि सच में ये एक हादसा था।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वह अपना जीवन संगिनी बनाने जा रहा है वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर चुकी है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वह हर किसी की सोच से परे था। 14 जून का प्लान फेल होने के बाद सिया और चेतन के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी। 19 जून को सिया का 20वां जन्मदिन आने वाला था। केतन जो अपनी मंगेतर को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, उसने इस खास दिन के लिए महाबलेश्वर की एक बेहद आलीशान रिसोर्ट में पूरे 40 कमरे बुक कर लिए थे। वह चाहता था कि परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एक शानदार योजना का आयोजन हो, एक शानदार आयोजन हो। लेकिन सिया किसी भी हाल में केतन के साथ अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी, क्योंकि उसे तो प्यार दूसरे से था, उसे तो चेतन से प्यार था ना भाई, तो क्यों मनाएगी। तो उसने केतन को बड़ी चालाकी से मनाया और उसने बहुत ही मीठी आवाज में जिद करते हुए कहा कि उसे कुछ खास दोस्त उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखना चाहते हैं और उसके जन्मदिन का जश्न वहीं मनाना चाहते हैं। केतन अपनी मंगेतर की कोई भी बात नहीं टाल सकता था, वो मान गया। 18 जून का वह मनुष्य दिन आ ही गया। सिया ने फिर से वही पुराना बहाना बनाया ट्रेकिंग का, और वह केतन को लेकर तीसरी बार लोहागढ़ किले की तरफ निकल पड़ी। लेकिन इस बार की साजिश सिर्फ सिया तक ही सीमित नहीं थी, इस बार पूरी तैयारी की गई थी। पीछे पीछे चेतन चौधरी भी अपनी जुपिटर स्कूटी पर सवार होकर लोहागढ़ पहुंच चुका था। चेतन बहुत शातिर था, वह जानता था कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरे होंगे और उसकी पहचान उजागर कर सकते हैं। तो उसने भयंकर गर्मी में और उमस भरे मौसम में भी अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मिनी हुड्डी पहन रखी थी और सिर पर एक कैप लगा रखी थी। इतना ही नहीं, पुलिस उसे उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक ना करे, इसलिए वो अपना फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ करके आया था और अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी का फोन लेकर के आया था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। लोहागढ़ किले के उस पॉइंट पर जहां वे लोग उसको नो मैंस लैंड कहते हैं, वहां पर लेकर गई। मतलब नो मैंस लैंड का मतलब होता है दोस्तों जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ठीक है, वहां पर लेकर गई, क्योंकि वहां आमतौर पर कोई इंसान नहीं जाता। तो सिया और केतन पहुंच चुके थे। यहां से नीचे की खाई लगभग 500 से 600 फीट गहरी, एकदम सीधी थी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी तो सीधी खाई थी। यहां से गिरने के बाद किसी को भी सुरक्षित बचना लगभग नामुमकिन था। मौसम में हल्की धुंध थी। सिया ने केतन से कहा कि वह उसकी एक अच्छी सी तस्वीर खींचना चाहती है। केतन मुस्कुराते हुए खाई के किनारे की तरफ पीट करके खड़ा हो गया और वह कैमरे की तरफ देख रहा था और पोज बना रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में हुडी पहने कोई उसका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक चेतन अपनी जगह से बाहर निकला। सिया और चेतन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ अपनी योजना को पूरा करने की जिद थी। दोनों ने मिलकर केतन पर पीछे से इतनी जोर से धक्का दिया कि उस नौजवान को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। एक भारी आवाज गूंजी तो उस किले की सुनसान वादियों में समाकर रह गई। वह संतुलन खोकर उस गहरी खाई की तरफ जा गिरा। पत्थरों से टकराने की हलचल और फिर हर तरफ घेरा सन्नाटा, सब कुछ खत्म हो चुका था। धक्का देने के तुरंत बाद चेतन वहां से तेजी से मुड़ा और झाड़ियों के बीच से होता हुआ वहां से भाग निकला। वह किले के नीचे अपनी जुपिटर स्कूटर तक जा पहुंचा और बिना पीछे मुड़े वहां से फरार हो गया। अब शुरू हुआ सिया का नाटक, जिसकी उसने महीनों से रिहर्सल कर रखी थी। करीब 4:45 यानी कि पौने 3 बजे के करीब अग्रवाल परिवार के घर में रखा फोन जोर से बजा। केतन की मां ने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ सिया की रोती बिलखती और कांपती हुई आवाज थी। मम्मी जी, केतन का पैर फिसल गया है, ऐसे वो बोला। वह किले से नीचे गिर गया और सुनते ही केतन की मां के हाथों से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे घर में दुख का माहौल छा गया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल, जिन्हें अपने बेटे पर इतना नाज था, वह भी सुध-बुध खो बैठे थे। बिना एक पल गवाए पूरा परिवार बदहवास हालत में लोहागढ़ किले की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते भर पिता बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि उनके बेटे को कुछ ना हुआ हो। जैसे 14 जून को वह बच गया था, वैसे ही आज भी सुरक्षित हो। जब परिवार किले पर पहुंचा तो वहां पुलिस और रेस्क्यू टीम मौजूद थी। सिया जमीन पर बैठकर रोने का नाटक कर रही थी और बार बार गार्ड और पुलिस वालों को वही झूठी कहानी सुना रही थी। केतन तस्वीर खिंचवा रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों के सहारे उस गहरी खाई में उतरना शुरू किया। ऊपर खड़ा परिवार अपनी सांसें रोके हुए हर पल भगवान को याद कर रहा था। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को केतन मिल गया। तो उसके शरीर को ऊपर लाया गया तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने जांच की और भारी आवाज में घोषणा कर दी कि केतन अब इस दुनिया में नहीं रहा।
अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में जब केतन की मां ने अपने बेटे को देखा तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिस बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी, आज वह गहरा दुख पसरा था। पिता विशाल अग्रवाल एक कोने में बेसुध बैठे थे। उनका घर का चिराग, उनके बुढ़ापे का सहारा, उनका वंश आगे बढ़ाने वाला बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुका था। लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से छुपने वाली नहीं थी। 21 तारीख को जब केतन का अंतिम संस्कार हो चुका था, सिया अपने घर लौटी और उसके चेहरे पर कोई असली दुख नहीं था। उसने अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोला और बड़ी ही लापरवाही से एक स्टेटस अपडेट किया। उसने लिखा, तुमने मेरे जन्मदिन पर मुझे अकेला छोड़ दिया, वापस आ जाओ केतन। यह स्टेटस देखकर केतन की बहन का गुस्सा फूट पड़ा और जब वह सिया के घर गई तो उसने सिया से उस दिन की घटना के बारे में सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। तो सिया पूरी तरह से घबरा गई। वह अपनी बातों में ही फंसने लगी और उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में चोरी पकड़े जाने का डर साफ झलक रहा था। बहन को तुरंत शक हो गया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उसने अपने पिता विशाल अग्रवाल को यह बात बताई। विशाल अग्रवाल जो अपने बेटे के गम में टूटे हुए थे, उनके अंदर सच्चाई जानने की एक हिम्मत आ गई। उन्होंने तुरंत पुणे के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से संपर्क करा और कहा कि उनके बेटे के साथ जो कुछ हुआ वह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। पुलिस ने जब पिता की इस गुहार को सुना तो इस मामले की फाइल क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप दी गई। पुणे पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने इस मामले की तफ्तीश अपने हाथ में ली और पुलिस महकमे के तजुर्बेकार अधिकारियों ने सबसे पहले उस किले के आसपास के चश्मदीदों से पूछताछ शुरू की। किले के एक सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को एक बहुत ही अहम सुराग दिया। उन्होंने बताया कि उस दिन उसने करीब एक अजीब से लड़के को देखा था जिसने इतनी भीषण गर्मी में भी एक हुडी और एक हेडफोन पहन रखा था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने कैप भी लगा रखी थी। उस लड़के ने गार्ड से कहा कि वह वहां सिर्फ कसरत करने आया था और वापस लौटते समय टिकट लेगा। पुलिस की जांच का अगला और सबसे बड़ा कदम था कि सिया का फोन खंगालना। जब पुलिस ने सिया गोयल के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो जो पन्ने सामने आए उन्होंने पुलिस को भी हैरान कर दिया। यह क्या था? एक ही नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स और यह नंबर चेतन चौधरी का था। पुलिस को अब समझ आ गया था कि इस कहानी का असली सूत्रधार कौन है। पुलिस ने तुरंत चेतन चौधरी की दुकान पर छापा मारा। वहां काम करने वाले कर्मचारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने घबराते हुए बता दिया कि 18 जून को दिन चेतन अपना मोबाइल फोन दुकान पर ही छोड़ करके गए थे और एक कर्मचारी का फोन लेकर के गए थे, यानी कि दूसरे कर्मचारी का फोन वो लेकर के गए, अपना फोन वहां दुकान पर छोड़ गए। पुलिस ने रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। उन फुटेजेस में एक हुड्डी पहना हुआ लड़का जुपिटर स्कूटी पर लोहागढ़ किले की तरफ जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। स्कूटी का नंबर और लड़के की कद काठी चेतन चौधरी से पूरी तरह मेल खा रही थी। अब पुलिस के पास सुराग नहीं बल्कि पक्के सबूत थे। 23 जून की रात चेतन और सिया के लिए सच्चाई सामने आने की रात बनकर गई और पुलिस की गाड़ियां बिना आवाज किए पुणे की सड़कों पर दौड़ रही थी। रात के ठीक 2 बजे पुलिस ने चेतन चौधरी के घर दरवाजा खटखटाया और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वर्दीधारी पुलिस वालों को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया और कुछ घंटों बाद सुबह 7 बजे जब पुलिस की एक और टीम सिया गोयल के घर पहुंची तो सिया, जो अभी भी एक बेचारी और दुखी होने का नाटक कर रही थी, पुलिस को देखकर घबराने लगी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। थाने में के कमरे में जब पुलिस ने अपना सख्त रवैया अपनाया तो एक एक करके सारे सबूत टेबल पर रखना शुरू किया तो चेतन चौधरी ज्यादा देर तक अपना झूठ नहीं टिका सका। वो टूट गया, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस के सामने वह सारी सच्चाई उगल दी कि कैसे उन्होंने महीनों पहले केतन को हटाने का प्लान बनाया था और कैसे 18 जून को उसने और सिया ने मिलकर केतन को उस गहरी खाई में धक्का दे दिया था। यह खबर जब मीडिया के जरिए पूरे देश में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। अखबारों, न्यूज चैनलों, हेडलाइंस उस मासूम दिखने वाली सिया गोयल की असलियत से भर गई। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब कोर्ट में चेतन चौधरी के वकील ने जज के सामने खड़े होकर बड़े ही आत्मविश्वास से दलील दी कि पुलिस की यह सारी कहानी मनगढ़ंत है। वकील का कहना था कि ये कोई साजिश नहीं है बल्कि सिर्फ एक हादसा है। उसका तर्क था कि पहले तो पुलिस ने खुद इसे दुर्घटना मानकर कागज बनाए थे और अब 10 दिन बाद इसे हत्या का रूप दे रही है। यह सुनकर कोर्ट में एक मौजूद केतन के परिवार वालों का गुस्सा बढ़ गया। केतन के पिता की आंखों में आंसू थे।
लेकिन आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर मेरे बेटे को से शादी नहीं करनी थी तो वह सीधा मुझे और अपने माता पिता को बता देती। अगर वह मुझे उस लड़के के साथ अपनी एक तस्वीर भी भेज देती तो मैं खुद ही यह रिश्ता तोड़ देता। लेकिन उन्होंने मेरे बेटे की जान क्यों ली? आज मेरा वंश खत्म हो गया। मेरा बेटा मेरा सहारा था, आज वह दूर हो गया। मैं चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था इतनी कड़ी से कड़ी सजा दे। केतन की मां का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार बस यही कह रही थी कि मैंने सिया को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी माना था। मैंने उससे पहले ही बता दिया था कि हमारे घर में शराब और पार्टियों का चलन नहीं है, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। अब सिर्फ सिया ही नहीं बल्कि इसमें जो भी शामिल है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। केतन के चाचा जिन्होंने ये रिश्ता तय करवाया था वह खुद को कोस रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैंने क्यों ऐसा रिश्ता करवा दिया। वो कह रहे थे, मैंने 10 बार कहा था कि लड़की बहुत शांत है, बहुत अच्छी है, मैं जवाबदार हूँ, लेकिन आज मैं किसी को अपना क्या मुंह दिखाऊं, मैं किसी को क्या जवाब दूं। मैं माननीय अधिकारियों और जज साहब से विनती करता हूं कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट या किसी का क्राइम शो का हिस्सा नहीं है। यह हमारे समाज की एक बहुत गंभीर सच्चाई है। यह घटना में सोचने पर मजबूर करती है कि आज के वक्त में किसी पर आंख मूंद करके भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। एक तरफ वो परिवार था जो अपनी होने वाली बहू पर इतना विश्वास कर रहा था, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था। दूसरी तरफ वह लड़की थी जिसके मन में एक बेगुनाह को फंसाने की साजिश चल रही थी। प्यार और धोखे का यह खेल इस कदर खेला गया कि हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। और यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर किसी रिश्ते में रजामंदी नहीं है, अगर किसी और से प्यार करता है तो सच बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। एक सच कई जिंदगियां बचा सकता है, लेकिन एक झूठ ने सब कुछ तबाह कर दिया। केतन के साथ जो हुआ वह किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और हमें उम्मीद है केतन अग्रवाल और उसके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है या किसी को डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको और हमारे समाज को जागरूक करना है। आंखें खुली रखिए और अपने पास के लोगों को समझिए। ये आबरू की कहानी के एपिसोड से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो दोस्तों, हमारी कोशिश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं ताकि वो सभी लोग भी सतर्क हो जाएं। हमारे चैनल पर नए हैं नमस्ते इंडिया पर, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी सच्ची और जागरूक करने वाली घटनाओं से आपको हम अवगत करा सकें। अब इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और दोस्तों, साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके हाइप बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं भारतीय समाज में आम बात हो गई है। अब भारतीय समाज में इस तरह से जो भारतीय समाज एक दूसरे की बुनियाद समझा था, यानी कि पति पत्नी को एक दूसरे की बुनियाद समझता था, वो भारतीय समाज अब एक दूसरे को बुनियाद नहीं समझता। यहाँ पति पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकती, पत्नी पति पर भरोसा नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। ये जो बुनियाद है दोस्तों, ये इसी की है। लेकिन अब भारतीय समाज बदल चुका है। मैं देख रहा हूँ पिछले 11 महीने पहले भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें आपने नाम सुना होगा शायद, मैं तो अब यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, 11 महीने पहले भी एक शादीशुदा औरत ने 2 दिन बाद ही असम मेघालय में अपने पति को इसी तरह से मार दिया था। अब वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो कौन थी और किसने मारा था, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय समाज में इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। विश्वास में विष का वास होता है, ये चीज़ अब यहाँ पर प्रूफ होती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति को हम छोड़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति में पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो अटूट संबंध होता है, अटूट संबंध माना जाता है। लेकिन अब वो भी नहीं रहा, यानी कि पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर सकता, पत्नी पति पर विश्वास नहीं कर सकती। इस तरह का जो जमाना है अब आ गया है। यानी हमें अब सोच समझ करके अपने बच्चों की, अपनी खुद की शादियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब यदि ऐसा हुआ कि भाई हम जो है किसी के विश्वास में आ गए, किसी के भरोसे में आ गए, तो हो सकता है हमारी भी लंका लग जाए। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और दोस्तों, ये जो न्यूज़ फैलाई जा रही है कि जो प्राइवेट का पार्ट था उसको देख करके उसको धक्का दे दिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। प्राइवेट पार्ट देख करके धक्का नहीं दिया, वो तो सोची समझी साजिश थी सिया की। सिया ने अपने होने वाले पति का प्राइवेट पार्ट देख करके थोड़ी उसको धक्का दिया।
तो ये एक तरह की सोची समझी साजिश थी और इस तरह के जो झूठ फैला रहे हैं उसके लिए भी आप अवेयर रहें। जो सही मामला था मैंने आपको बता दिया, और भी वीडियो मैंने बताए थे उसमें मैंने आपको मामले बताए थे, लेकिन ये पूरा एक्चुअल मामला जो है बिल्कुल सटीक इस वीडियो को मैंने आपको पूरा बता दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।